नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। और आज मध्य प्रदेश की सियासत से जो सबसे बड़ी खबर आ रही है उसने पूरी कांग्रेस के भीतर हलचल मचा दी है। तारीख नोट कर लीजिए, 8 जून। जी हाँ, ये वो तारीख है जब राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन होना है। विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस के पास 63 विधायक है, यानी एक सीट कांग्रेस के खाते में बिल्कुल पक्की है। लेकिन सवाल ये कि जब इस इकलौती सीट पर दिल्ली की संसद का टिकट किसे मिलेगा। और फिलहाल इस रेस में जो नामों की रेस चल रही है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सबसे आगे हैं। लेकिन इनके पीछे भी एक इनसाइड स्टोरी है कि क्या कांग्रेस आला कमान कमलनाथ को दिल्ली भेजकर मध्य प्रदेश में क्रॉस वोटिंग और विधायकों की बगावत के डर को खत्म करना चाहती है, या ये कमलनाथ की राष्ट्रीय राजनीति में एक सम्मानजनक वापसी है। लेकिन कहानी सिर्फ कमलनाथ पर खत्म नहीं होती है। इस सीट के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के भीतर जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों की ऐसी बिसात बिछी है जिसने हाईकमान के पसीने छुड़ा दिए। एक तरफ अरुण यादव का नाम है जो ओबीसी कार्ड के तौर पर बेहद मजबूत दावेदार है, तो दूसरी तरफ मालवा निमाड़ के बड़ी दलित चेहरे सज्जन सिंह वर्मा रेस में ताल ठोके हुए हैं। और इसी लिस्ट में कांग्रेस के कई कद्दावर ब्राह्मण और क्षत्रिय यानी सवर्ण नेता भी शामिल हैं, जिन्हें नज़रअंदाज करना पार्टी के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। अब असली चुनौती समझिए, सिर्फ एक सीट और दावेदार अनेक। एक तरफ सीनियर नेताओं का रसूख है तो दूसरी तरफ जीतू पटवारी और मीनाक्षी नटराजन जैसे नए और राहुल गांधी के करीबी चेहरों की उम्मीद है। अगर कमलनाथ को टिकट मिलता है तो क्या वे बाकी के जाति समीकरण नाराज हो जाएंगे, और अगर किसी जाति समीकरण को साधा गया तो क्या पार्टी के भीतर की गुटबाजी को थामना मुमकिन होगा। आज अटेंशन में हम इन सब सियासी चक्रव्यूह को डिकोड करेंगे कि क्या 8 जून से पहले कांग्रेस को एक ऐसा फार्मूला ढूंढ पाएगी जो सबको संतुष्ट कर सके, या फिर ये रेस कांग्रेस के भीतर एक नई जंग की शुरुआत है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ही रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट को लेकर कांग्रेस में सियासी हलचल चरम पर है। सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम की है। ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस आलाकमान कमलनाथ को राज्यसभा भेजने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर सकता है। माना जा रहा है कि अगर कमलनाथ को दिल्ली भेजा जाता है तो पार्टी को एक अनुभवी चेहरा मिलेगा। साथ ही प्रदेश संगठन में संभावित असंतोष और क्रॉस वोटिंग जैसे जोखिम भी कम हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की मुश्किल ये है कि एक सीट और दावेदार कई, लिहाजा बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर भ्रम और खींचतान लगातार बढ़ रही है। सीनियर नेता को लंगड़ा घोड़ा बना दिया गया है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ये जानते हैं कि उनके सारे रास्ते बंद हो गए, और रास्ते किसने बंद किए हैं? वो दिल्ली के राहुल भैया और यहाँ जीतू भैया, ये दो भैयाओं ने कांग्रेस के सारे सीनियर नेताओं को लंगड़ा घोड़ा और कौन सा घोड़ा, बारात का घोड़ा बना दिया है। अब ये घोड़े तय करें कि ये दोनों नौजवानों से इनको कैसे निपटना है। हालांकि ये दोनों नौजवानों तय किया कि देश और प्रदेश में कांग्रेस को निपटाएंगे। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ उम्मीदवार चुनने की नहीं, बल्कि सभी वर्गों और गुटों को संतुष्ट रखने की भी है। एक तरफ ओबीसी चेहरे के तौर पर अरुण यादव की दावेदारी चर्चा में है, तो दूसरी तरफ मालवा निमाड़ क्षेत्र से सज्जन सिंह वर्मा का नाम भी मजबूती से लिया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले नेताओं की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में एक टिकट पर कई समीकरण फिट करना कांग्रेस के नेतृत्व के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। मुझे लगता है रामेश्वर जी को भाजपा में क्या चल रहा है उसकी तो भनक है। कांग्रेस की बात करने आ रहे रामेश्वर जी जो कभी किसान विरोधी बयान देते हैं, कभी जनता विरोधी बयान देते हैं और दिन भर नफरत के अलावा कोई बात नहीं करते। तो मुझे लगता है रामेश्वर जी को कांग्रेस पार्टी की चिंता करने की चिंता नहीं करना चाहिए। अगर चिंता करें तो भाजपा के वरिष्ठ नेता आडवाणी जी की चिंता करते ज्यादा, मुरली मनोहर जोशी जी की चिंता करते तो ज्यादा बेहतर था। कांग्रेस पार्टी सोच समझ के सभी लोगों के साथ सामूहिकता के साथ निर्णय लेगी। कुल मिलाकर राज्यसभा की इस एक सीट ने कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान का फैसला सिर्फ एक उम्मीदवार तय नहीं करेगा,
बल्कि ये भी बताएगा कि पार्टी आने वाले समय में किस नेतृत्व और किस राजनीतिक दिशा के साथ आगे बढ़ना चाहती है। अगर कमलनाथ राज्यसभा चाहते हैं तो सवाल उठना लाजमी होगा कि क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में उनका प्रभाव धीरे धीरे सीमित होगा या फिर दिल्ली पहुंचने के बाद भी वे प्रदेश की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेता बने रहेंगे। फिलहाल कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी इकलौती सीट जीतने से ज्यादा टिकट बंटवारे के बाद संगठन में संतुलन बनाए रखने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है खिलावन जी आपका। नमस्कार। संख्या बल तो दिख रहा है अभी कांग्रेस पास हाल फिलहाल, लेकिन क्या ऐसा बल दिख रहा है कि जिससे वो उम्मीदवार तय कर ले जल्दी से? क्योंकि उमंग सिंघाल ने तो डेडलाइन दे रखी थी कि 4-5 तारीख तक हो जाएगा उम्मीदवार घोषित, लेकिन वो आखिर होगा कौन? और दूसरा सवाल यही है कि फिर जो होगा वो सबको साधे रखने की ताकत होगी उसमें? क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं। 4 मई को नतीजे आए थे पश्चिम बंगाल के और 3 जून को 80 में से 60 ने बगावत कर दी है। यहाँ तो टोटल ही 63 हैं। उनमें भी सबके पास वोटिंग का पावर नहीं है। मुकेश मल्होत्रा वोट नहीं डाल सकते राज्यसभा के लिए, राजेंद्र भांत्री डावाडोल हैं क्योंकि सजा सुनाई जा चुकी, उनकी विधायकी खत्म है। निर्मला सप्रे के अलावा भगवान जानता है कि वो क्या करेंगी। देखिए मनोज जी, निश्चित रूप से कांग्रेस के पास संख्या बल तो है, लेकिन मतदान के वक्त वो संख्या बल का कांग्रेस कायम रख सकती है, ये बड़ी चुनौती। नहीं, कायम तो रहेगा, लेकिन क्या उनके खेमे में कायम रहेगा? वही जाएंगे तो सारे वोट डाल लें। मैं वही बोल रहा हूँ कि अपने पक्ष में मतदान करवाए, अपने प्रत्याशी पक्ष में, ये बड़ी चुनौती है कांग्रेस। जैसे कांग्रेस के सामने तो चुनौती है। अभी तो सबसे पहले जो प्रत्याशी चयन करेंगे उसमें गुटी संतुलन बनाना, क्षेत्रीय संतुलन बनाना, जातिगत समीकरण संतुलन बनाना, ये एक बड़ी चुनौती है। उसके बाद जो है असंतोष को कम करना एक बड़ी चुनौती है। उसके बाद जो है अपने और सबसे बड़ी चुनौती है कि सीट एक ही है। एक सीट के लिए जो क्योंकि उसमें आप कितने संतुलन साधोगे कि जाति, क्षेत्रीय, राजनीति। एक अनार 100 दावेदार, इस तरह की स्थिति है। मैं अभी नाम गिनाऊं तो 24-25 नाम जो दावेदारों के गिना सकता हूं। लेकिन हाँ, मूलतः जो बात है वो यही है कि कांग्रेस के पास एक बड़ी चुनौती यही है कि वो क्रॉस वोटिंग को रोक सके, जो संभावित है। देखिए, हम 3-4 राज्यों के पिछले लोकसभा चुनाव जो हुआ था, राज्यसभा चुनाव हुआ था, उसमें हम 3-4 राज्यों का उदाहरण 2-3 बार दे चुके हैं। बिल्कुल, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा। वो स्थिति से निपटने के लिए कांग्रेस कितना तैयार है, ये महत्वपूर्ण बात है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछले 2-3 दिन में तेजी से न सिर्फ कमलनाथ का बल्कि कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का नाम भी बहुत तेजी से उभर कर सामने आया, और कांग्रेस को ये लगता है या कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि इन वरिष्ठ नेताओं को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद क्रॉस वोटिंग को रोका जा सकता है। अभी टूट जो हमने कई मौके पर देखा है, राष्ट्रपति चुनाव के समय भी देखा है हमने, और कई बार आपने देखा है कि जब पिछली बार टूटन हुई थी कांग्रेस में तो क्या स्थिति थी। तो कुल मिला के इन सबको देख करके ही प्रत्याशी चयन की जाएगी, और मुझे लगता है नए चेहरे या जूनियर चेहरे को सामने लाने के बजाय यदि कमलनाथ जैसे का अनुभव, वैसे भी सेंट्रल में उनको कांग्रेस चाहती है कि उसके सेंट्रल में उनके अनुभवों का लाभ उठाए, वो एक संकट मोचक की तरह जैसे DK तो अनुभव का लाभ तो कैसे भी उठा सकते भाई, दिल्ली में बिठा लो, वहाँ PCC में कोई नियुक्ति दे दो, उनको देते रहो अनुभव का लाभ। वैसे कमलनाथ पहले भी कह चुके हैं कि मैं मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहूंगा, मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा, ये कह चुके हैं। अब मध्य प्रदेश के वो तो विधायक तो है ही ना। विधायक तो है, तो जाएंगे। दिग्विजय सिंह कह चुके हैं कि अब नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। मैं 2 बार राज्यसभा में जा चुका हूँ, इसलिए तो उसने अनिच्छा व्यक्त की थी। लेकिन खिलावन जी, आप तो इतने अनुभवी हैं, राजनीति में जो कहा जाता है वही करना कौन चाहता है?
वो फिर दिग्विजय सिंह जी ने नए लोगों को मौका तो दिया कि भाई बेटा अपने- कैबिनेट मंत्री, एक चचेरा भाई कैबिनेट मंत्री, सगा भाई रह गया, बेचारा पार्टी से बाहर है, तो उसकी कोई सुनी नहीं दिग्विजय है। सिंह का बयान देखिए उन्हीं को मनोज जी, भेज देना दिग्विजय ब्रजेश जी, मनोज जी देखिए, हम और आप जो है दिग्विजय सिंह के एक एक बोल को अच्छी तरीके से जानते हैं। वो बोलना क्या चाहते हैं, उनका संकेत क्या रहता है, ये महत्वपूर्ण है। यदि उन्होंने पहले से, अभी 2 महीना पहले से ही, राज्यसभा चुनाव आने के पहले से ही उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मेरा तो मन नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा, अर्थात उन्होंने एक तरह से हाईकमान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है, ये माना जा सकता है। और यदि हो सकता है 8 तारीख के पहले 7 तारीख 6 तारीख को घोषणा हो जाए प्रत्याशी की, और दिग्विजय सिंह बन जाए या कमलनाथ बन जाए, कोई अतिशयोक्ति नहीं। लेकिन हाँ, बहुत बहुत ऐसे चेहरे हैं, जैसे आप जो है यादव जी का नाम ले लीजिए। नहीं, चेहरों की तो कोई कमी नहीं, चेहरा तो कोई भी कोई मना थोड़ी करेगा। 10-12 अगर हम पीसीसी के चेहरे अगर हम हैं। पीसीसी के बाहर जो चाय वाले से पूछेंगे, वो भी तैयार हो जाएगा कि भाई साहब मुझे देखिए, भेज दीजिए। एकजुटता सवाल बनाए चेहरे का रखना नहीं बहुत ना। जरूरी है। लेकिन ब्रजेश जी, बात वही है ना कि जो दिग्विजय सिंह का जो जिक्र हो रहा है, तो दिग्विजय सिंह खेल हम देख रहे हैं कि वो गोल्फ रहे हैं, और लोग उसको टेबल टेनिस समझते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि स्टिक से कौन सी गेंद होल में जाएगी। ये कांग्रेस के सामने बड़ा संकट है। और दूसरा, कमलनाथ को क्यों भेजा जाए भाई? एक उपचुनाव फिर लड़ना पड़ेगा आपको। देखिए, मैंने तो अपनी पत्रकारिता में मनोज जी बड़े बुजुर्गों से, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे सुना है कि दिग्विजय सिंह जिसके कंधे पे हाथ रख देते हैं, समझ लो उसकी नैया डूब गई है। तो दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं, वो किस सुना मंशा क्या, से देखा कहते- भी है, बहुत हाँ 20 साल पुरानी बात है। हाँ, ज्यादा देखा भी है, देखा कम है, सुना ज्यादा है। तो अब दिग्विजय सिंह ने कहा है, तो उनके रणनीति रही होगी। उनको कांग्रेस में वैसे भी नहीं, सही नहीं कहा जाता है कि वो चाणक्य हैं। आप देखिए कि अब यदि टूट फूट की कांग्रेस पार्टी को आशंका है, यदि मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक है, मध्य प्रदेश के तमाम नेता कह चुके हैं। उमंग सिंगार ने कहा है कि हमें संभाल कर रखना। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि बड़ा टास्क है हमारे पास। जीतू पटवारी कह चुके हैं कि डोरे डाले जा रहे हैं, टूट सकते हैं हमारे लोग। तो ये आशंका यूं ही नहीं जाहिर की जा रही होगी। तो ये आशंका जब मध्य प्रदेश में जाहिर की जा रही, तो निश्चित तौर पर आला कमान के सामने भी रखी गई होगी कि हमें एकजुटता बरकरार रखना, हमारे विधायक टूट सकते हैं, वो जा सकते हैं, क्रॉस वोटिंग कर सकते लेकिन हैं। ये नहीं लग रहा है कि वो एक गंभीर चिंता की जगह जैसे कोई कॉमन शब्द पकड़ लेते हैं ना, जैसे कांग्रेस के साहब लेकिन हमारे ये कॉमन शब्द भी कि कह नहीं, रहा है। कि डोरे डाले जा रहे हैं, पैसे का ऑफर है। अभी गुजरात का एक मामला है कि केजरीवाल ने शिकायत की, साहब आईबी के लोग डरा रहे हैं, और जो आदमी पकड़ा गया वो उनका जिला अध्यक्ष था, जो आईबी अधिकारी बनकर कह रहा था। दिल्ली वालों ने कहा भाई आईबी अधिकारी बनकर फोन कर। हाँ, तो राजनीति में तो तो इस वहाँ तरह कम के- से कम फोन तो आ रहे हैं। यहाँ तो कोई एक नंबर नहीं बताता इतने साल में कि भैया इस नंबर से फोन आया तो इतने पैसे का ऑफर था। बस बिका हुए हैं, ऑफर आ रहा है, हाँ, ऑफर 50 करोड़ दे रहे हैं, तो 40 नेता करोड़ दे रहे प्रतिपक्ष हैं। के पास भी आ चुका वही है, तो। तमाम विधायकों के पास आ चुका है, लेकिन उसमें भी संख्या अलग अलग बताई जाती है। यदि दूसरे विधायक के पास ऑफर आया है, तो वो विधायक कुछ नहीं कह रहा है, भाई दो बाकी चार पूरी चीज पार्टी होती है। चिल्ला एक रही होता है। है कि डायरेक्ट ऑफर हो गया, हाँ। और एक होता है मीडिएटर के हिसाब से। तो हाँ। मीडिएटर अपना कटमनी अपने हिसाब से रख लेता तो होगा। अलग अलग आंकड़े भी आ रहे हैं। खैर वो छोड़िए, आप आशंकाएं भी व्यक्त की जाती हैं, डराया भी जाता है, संभावनाएं भी जताई जाती हैं राजनीति में। तो ये संभावना दिल्ली में भी जताई गई होंगी। यदि उमंग सिंगार मिल रहे हैं आला कमान से, जीतू पटवारी मिल रहे हैं, तो ये जो संभावना यहाँ और व्यक्त कर दिल्ली रहे हैं, वहाँ भी वालों को व्यक्त खुद की पता है, वो तो हाँ, सारे राज्यों में देख रहे तो हैं। अब मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 ही विकल्प बचते हैं मनोज जी, कि यदि आपको टूट फूट रोकना है, तो आप दिग्विजय सिंह को नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, कमलनाथ को नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। यदि दोनों को नजरअंदाज किया तो टूट फूट हो जाएगी, क्योंकि बाकी के पास तोड़ फोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। उमंग सिंगार कितने तोड़ लेंगे, जीतू पटवारी कितने तोड़ लेंगे, ये सबसे फिर बड़ा उनके सवाल। सामने लंबा वक्त है ना, तोड़ के करेंगे नहीं, क्या? तोड़ के जाएंगे करेंगे कहाँ? क्या, और तोड़ने लायक उनकी क्षमता है क्या, या उनके इतने विधायक हैं कि वो तोड़ सके? 8 से 10 विधायक यदि उमंग सिंगार के पास हैं क्या, 8 से 10 विधायक जीतू पटवारी के पास हैं? सबको जग जाहिर को पता है कि दोनों के पास इतनी संख्या नहीं है, जितनी संख्या तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास थी। उनके पास भी इतनी ज्यादा संख्या नहीं थी कि वो कुछ कर सकते थे, सरकार गिरा दी उन्होंने। तो दोनों के पास संख्या बल है। तो यदि दिग्विजय सिंह को भेजना चाहें तो आला कमान भेज सकता है, भले ही उन्होंने मना कर दिया हो। वो तो बाद में यही एक शब्द तो दोहराना, एक लाइन कहना है कि जो पार्टी के निर्देश था मैंने पालन किया, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, जो कहेंगे मैं करूंगा, चले पार्टी के व्यापक हित में। हाँ, कमलनाथ को भेज सकते हैं। तो दोनों को भेजने में कहीं ना टूट होगी ना फूट होगी। टूट फूट का डर दिखा कौन रहा है? डर दिखा ये नहीं रहे, इन्होंने तो कह दिया मैं नहीं जाऊंगा, तो उन्होंने एक संकेत दे दिया नहीं जाऊंगा, लेकिन आपका विधायक क्या, जिनको आप अपना जिनको टिकट दिलाया
उनसे कहेंगे फला पार्टी के अलावा किसी को वोट नहीं, किसी की हिम्मत नहीं कोई काट दे। कमलनाथ जी कह दें, चिल्ला कौन रहा है? कमलनाथ जी के लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई कमलनाथ जी को भेजिए, मुझे भेजिए, दावेदारी कैसे जता रहे हैं? तो ये दावेदारी जताना कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना होता राजनीति में। तो जो कमलनाथ के समर्थक बार बार कह रहे हैं कि हाँ किसको जाना चाहिए, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि हाँ किस वर्ग को जाना चाहिए, तो ये कहीं पे निशाना लगा रहे हैं और इनका मकसद कुछ और है। तो यदि आला कमान तक ये बात गई है तो दो विकल्प बहुत अच्छे हैं उनके पास, दोनों में से किसी एक को चुन लेंगे, दोनों एक दूसरे को नहीं काटने वाले, ये तय है। वो सार्वजनिक रूप से भले ही कहें कि कपड़े फटेंगे दिग्विजय सिंह जी के, या वो कहें, क्योंकि सरकार बचाने वाले दिग्विजय सिंह थे, उन्हीं के समर्थन से कमलनाथ बने थे, और कभी एक समय ऐसा था कि दिग्विजय सिंह का समर्थन उन्होंने किया था। तो अभी दोनों के पास ही मध्य प्रदेश में जो नई पीढ़ी आई है, दोनों का ही वजूद खतरे में है। तो दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, दोनों एक साथ चलेंगे, और नीचे की जो पीढ़ी आई है वो इकट्ठी हो नहीं पा रही है। दोनों को अपने बेटों का राजनीतिक भविष्य भी तो देखना है ना। तो नीचे की जो पीढ़ी आई है वो एकजुट हो नहीं पा रही है। तो ऊपर वाले लाख कोई कुछ कहे कि वो अलग हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे, तीसरे के खिलाफ जा सकते हैं, या तो उनके चले जाएंगे या उनके चले जाएंगे। तो अभी पार्टी के पास एकमात्र विकल्प बचा है कि या तो दिग्विजय सिंह को भेज दें या कमलनाथ को भेज दें। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह मना कर चुके हैं तो कमलनाथ जी जा सकते हैं। लेकिन खिलावन जी, कुल मिलाकर ये है ना कि जो तीसरी सीट का भविष्य है वो किसी एक चेहरे पर टिका है। अब वो चेहरा कितना महत्वपूर्ण होगा, ये सबसे बड़ी बात है। और इस पूरे चुनाव में एक फैक्टर फिर क्या साबित हो सकता है? देखिए, कांग्रेस सदैव जो है पिछले हम देख रहे हैं लंबे समय से हर कदम फूक फूक के रखती है, और इस बार तो बड़ा, लेकिन वो इतना फूक देती है कि वो सब कुछ फूक जाता है। दिक्कत ये है ना, आपको 58 वोटों की जरूरत है, विधायकों की जरूरत है, आपके पास 62 है और 4 में फूट हो सकती है या क्रॉस वोटिंग हो सकती है, तो आपके हाथ से ये राज्यसभा का एकमात्र सीट जो है चली जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, भाजपा सदैव आपदा में अवसर की तलाश करती है, और अभी हम यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि टूट फूट होगी भी होगी जब भाजपा तीसरा कैंडिडेट खड़ी करे, तो वो पता चलेगा हमको 8 तारीख बिल्कुल के बाद कि तीसरा कोई कैंडिडेट भाजपा की तरफ से है कि नहीं, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा। और यदि 2 भाजपा से और 1 कांग्रेस से कैंडिडेट मिलता है तो मतदान भी 18 तारीख को है, वो मतदान भी होने की नौबत नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि भाजपा को बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत नहीं है अपनी 2 सीट लाने के लिए, लेकिन कांग्रेस को अपनी एकमात्र सीट बचाने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत, बहुत ज्यादा सावधानी, हर चाहे वो प्रत्याशी चयन के दृष्टिकोण से, चाहे क्षेत्रीयता के दृष्टिकोण से, चाहे जातिवाद के दृष्टिकोण से, चाहे सबसे बड़ी चीज कार्यकर्ताओं के मनोबल के हिसाब से, हाँ, सभी दृष्टिकोण से उसको सावधानी बरतने की आवश्यकता है कांग्रेस को। नहीं तो निश्चित रूप से भाजपा जो है, मैं जैसा कि मैंने कहा कि आपदा में अवसर की तलाश में जुटी रहती है भाजपा, और मुझे लगता है जो उड़ीसा या हरियाणा और बिहार में देखने को मिला हमें कि भाजपा ने अपने डमी कैंडिडेट, तीसरी कैंडिडेट खड़ा कर, एक और अतिरिक्त कैंडिडेट खड़ा करा के जिस तरह से उन्होंने राज्यसभा के सीट को अपने पाले में किया, वो जग जाहिर है, देखते हैं हम, समझते हैं। बिल्कुल। लेकिन जी ब्रजेश जी, लेकिन एक और चीज है ना, ये तो कांग्रेस की चिंता हुई तीसरी सीट की। सवाल ये है कि वो तीसरी सीट पे बीजेपी का कौन ऐसा दमदार नेता होगा जो कांग्रेस के खेमे में सेंध लगा दे, क्योंकि नाम कई सारे चल रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय की बात हो रही, मान लीजिए उनको तीसरा उम्मीदवार बना दिया, वो क्या को इंटरेस्ट लेंगे, भैया मध्य प्रदेश में मंत्री बना हुआ हूँ, ठीक है, जितने वोट मिल गए। नरोत्तम मिश्रा तो खुद ही विधानसभा की तैयारी में जुटे हैंगे, जाति जोड़ो सब अभियान चला रहे वो, इस उम्मीद में कि राजेंद्र भारती बस अब गए तब गए और मेरा उपचुनाव होगा, वो मुझे जीत के मंत्री बनना है। तो फिर वो कौन ऐसा दमदार नेता होगा कि भैया जो कांग्रेस के खेमे में अपने दम पर, अपने संबंधों के आधार पर या जिस भी आधार पर है वो सेंध लगा ले? ये भी तो बीजेपी को सोचना होगा ना। देखिए मनोज जी, बीजेपी को इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं कि हमारे पास ऐसा कौन सा नेता है जो कांग्रेस में सेंध लगा दे। नरोत्तम मिश्रा के बहुत सारे विधायकों से संबंध अच्छे हैं, जाना पसंद करे जब है ना। हाँ, नहीं देखिए, खुद के लिए करेगा आदमी या तो करेगा तो, लेकिन बीजेपी इस आधार पर नहीं रहती है ना। आप देखिए ऑपरेशन लोटस में भी वो किसी उनके भरोसे रही तो कहां तक हो पाया, बीजेपी खुद आगे बढ़ी ना। तो यहाँ पर बीजेपी अकेला
ऐसा नहीं करेगी किसी व्यक्ति पे छोड़ दे कि नरोत्तम मिश्रा पे छोड़ दे, नहीं, लेकिन कैलाश फिर भी विजयवर्गीय एक या अंतर किसी पे। पड़ता है ना कि हाँ, अंतर पड़ता है निश्चित तौर पर। एक दो विधायक तो आप ले ही आओगे अपने लिए, बाकी के हम ले आएंगे। भाई आप मान लीजिए सुमित्रा वाल्मीकि कोई जैसा कोई चेहरा है या कोई एक ऐसा चेहरा खड़ा कर दोगे तो आप उम्मीद करोगे कि नहीं, तो वो वो तो विधायक सुरक्षित तोड़ ले। क्षेत्र है ना, सुरक्षित जगह पे ही उनको खड़ा किया जाता है कि भाई उनकी व्यक्तिगत उस नहीं, पर एक नहीं, बात- पार्टी तोड़ती है। तो यहाँ पार्टी कांग्रेस की टूट फूट का इंतजार करेगी कि वहां पर वो ये देखेगी कि किस तरह से तो कई बार विवाद चल रहा है। औपचारिकता हमने देखा, विनोद गोटिया जैसे एक उम्मीदवार अतिरिक्त खड़े किए थे कि ठीक है हाँ, तो ये तो उम्मीदवार, मजे पता था लेने कि के लिए जीतोगे खड़े कर नहीं, देते हैं कि कई बार तो फिर वहाँ किसी को असंतोष भी असंतोष होगा बिल्कुल। तो फायदा मिल जाएगा, नहीं तो हमें खड़े करने में क्या जा रहा है, हम मुकाबले के लिए खड़े हो रहे हैं। यदि वहां टूट फूट होती है तो फायदा हो जाएगा, नहीं तो जय सिया राम। तो वैसा ही हाल, वैसा भी दाव चल सकती है। लेकिन वो पहले इंतजार करेगी कि कांग्रेस में चल क्या रहा है, कांग्रेस का उम्मीदवार कौन घोषित होता है। यदि लगता है कि कांग्रेस का एक ऐसा उम्मीदवार आ गया कि जिसके पक्ष में कोई गुट नाराज है, वो नहीं पसंद करता है, यदि ऐसा आता तो निश्चित तौर पर वो दाव चलेंगे, उसका फायदा उठाएंगे। और ऐसा तो है नहीं है कि जाल फैलाया नहीं होगा, उनने चर्चा तो की होगी। अभी जिन विधायकों से उनके संपर्क में रहे होंगे पहले और बीच में रहे होंगे, तो बीजेपी बहुत लंबा खेलती है। ऐसा नहीं है कि आज राज्यसभा चुनाव आए हैं तो आज ही वो संपर्क करने चली गई होगी और कांग्रेस एक के विधायक। साइड है ना वो उनका, पहले कि से भैया क्या हमने संपर्क तो करे हुए। वो जो नहीं तो कि हमने तो कहा ही नहीं था कि तीसरा उम्मीदवार, हम तो 2 उम्मीदवार उतारेंगे और हमने उतार दिए। हाँ, एक सेफ साइड तो है उनके सेफ पास। साइड है उनके पास। और वो यदि उनके मकसद होगा तो वो पहले से चालें चल रहे होंगे। ऐसे ही नहीं तो शतरंज की मोहरे बिल्कुल। पहले उनने फिट कर रखे होंगे कि जब वक्त पड़ेगा अब इनका भाई काम जब लेंगे। धुआं है तो आग ना सही, चिंगारी तो होगी। चिंगारी तो होगी कहीं ना कहीं। अब उसका कितना फायदा उठाते हैं, वो कितनी आग भड़काते हैं या भड़का के सामने वाले खेमे में मजे ले रहे हैं गुटबाजी फैलाकर, उससे भी उनको फायदा है कि कांग्रेस पे सिर्फ तो टप्पल हो रहा है। ये स्थिति तो खलावन जी कांग्रेस में भी हो सकती है ना कि उसी के नेताओं ने हवा चला दी हो कि भाई बीजेपी तो तीसरा खड़ा करने वाली है और बगावत का संकेत है, ताकि घूम फिर जो ब्रजेश जी और आपने भी कहा घूम फिर के भैया या तो कमलनाथ आ जाओ या तो फिर दिग्विजय सिंह आ जाओ, ये दो ही लोग हैं जो खेमे में सेंध लगने से रोक सकते हैं। देखिए मनोज जी, राजनीति में सब कुछ जायज है और कांग्रेस के लोग भी ऐसा फैला सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये सब ये विचारधारा जो पैदा हुई है वो हम पत्रकार मित्रों के द्वारा, मीडिया कर्मियों के द्वारा ज्यादा कही जा रही है कि कांग्रेस की कमजोरी का लाभ भाजपा उठाना चाहेगी। और क्योंकि कांग्रेस के पास 4 अतिरिक्त विधायक हैं और उसमें तोड़फोड़ की जा सकती है, उसमें क्रॉस वोटिंग कराई जा सकती है, इसका लाभ जो है भाजपा लेगी और भाजपा तीसरी कैंडिडेट खड़े करेगी, ऐसा हम लोग अनुमान लगा रहे हैं जी। और मुझे लगता है भाजपा में जो अंदरूनी हालात है, भाजपा में जो अवसर को लपकने की जो ललक है, वो तीसरी कैंडिडेट जरूर खड़ा करेगी। हमने पिछली बार भी देखा जब भाई नए अध्यक्ष के लिए भी ये पहला मौका होगा ना खुद की वो कुशलता साबित करने का, क्योंकि मुख्यमंत्री के समय तो हमने देखा है कि भाई 29 की 29 लोकसभा चुनाव जीत चुकी है पार्टी। निश्चित रूप से ये है कि भाजपा के पास होने के लिए कुछ नहीं है, भाजपा पाने के लिए बहुत कुछ है। यदि एक सीट भी अतिरिक्त, ये तीनों सीट यदि ले लेते हैं तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ा संकेत जाएगा पूरे देश में। जिस तरह से हम लोग उड़ीसा और बिहार और हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं, उसी तरह मध्य प्रदेश का भी जिक्र होने लगेगा। कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगेगा, बड़ा झटका देने का प्रयास है मध्य प्रदेश में तो। और तीसरे लेकिन ये सब इतना सब कॉमन हो गया ना कि अब ये तो केवल जिक्र भर रहेगा। अब तो हम देख रहे हैं कि पार्टियां खत्म होती जा रही हैं, तो खेमे में सेंध लगना कौन सी बड़ी बात है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद खिलावन जी आपका। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए ये एक राज्यसभा चुनाव महज दिल्ली का एक टिकट तय करना नहीं है, बल्कि अपनी अंदरूनी एकजुटता और साख को बचाए रखने की बड़ी परीक्षा है। संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट सुरक्षित है, लेकिन इस एक सीट के पीछे महत्वाकांक्षाओं का, गुटबाजी का और जाति समीकरणों का एक बहुत बड़ा समंदर हिलोरे मार रहा है। कमलनाथ का नाम रेस में सबसे आगे जरूर है, क्योंकि वो पार्टी को टूट से बचाने का सबसे सुरक्षित ढाल दिख रहे हैं। लेकिन क्या कमलनाथ को दिल्ली भेजकर कांग्रेस अरुण यादव के ओबीसी वर्ग, सज्जन सिंह वर्मा के दलित वर्ग और सवर्ण नेताओं की उम्मीदों की अनदेखी कर पाएगी? और क्या कद्दावर बुजुर्गों को साधने के चक्कर में युवा नेतृत्व की बलि चढ़ जाएगी? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त बेहद कम। 8 जून की तारीख बहुत दूर नहीं है और देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस आला कमान इस राजनीतिक चक्रव्यूह से निकलने के लिए कौन सा फार्मूला अपनाता है, समन्वय का या फिर समझौते का। तो अटेंशन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।